Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जो कि इस्लामाबाद राजधानी है पाकिस्तान की, वहाँ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने की उम्मीद है। 14 दिन हो चुके हैं आज युद्ध विराम यानी सीज फायर को, और कल 15वां दिन है। इंडियन टाइम के हिसाब से कायदे से 5:30 बजे सुबह यानी वेंसडे यानी 22 अप्रैल को यह सीज फायर की मियाद मोहलत ख़त्म हो जाएगी। अब पूरी दुनिया की नज़र इसी बात पर है कि कल क्या होगा। कल 15वां दिन है, आज 14वां दिन है। पिछले 14 दिनों से आपने न्यूज़ चैनल पर किसी भी या अखबार में सुर्खियों में, तस्वीरों में बम गिरते हुए, मिसाइलें गिरते हुए, तबाही, बर्बादी, तेल गैस के कुएं में आग की तस्वीरें नहीं देखी होंगी, और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन कल की बातचीत के बाद क्या होगा कुछ, ये फिर से ये सारी तस्वीरें लौट आएंगी, फिर से वही बर्बादी और तबाही की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, और क्या हॉर्मुज़ का वो रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि याद कीजिए कि 28 फरवरी को जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब मसला कुछ और था। तब ये कहा गया था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला सकता, बम नहीं बना सकता, अपने जो यूरेनियम है वो नहीं रख सकता। फिर धीरे धीरे ये जंग पता नहीं कहाँ चली गई, और अगर आज देखें आप पिछले 15-20 दिनों, 25 दिनों से बल्कि 2 महीने होने वाले हैं अब इस जंग को, 28 तारीख को हो जाएगा पूरा। ये पूरा घूम फिर कर हॉर्मुज़ पर आकर ठहर गया, क्योंकि ईरान को एक बड़ा हथियार मिल गया, हॉर्मुज़ का वो रास्ता, जिससे जंग सिर्फ 3 देशों के बीच नहीं रही, न ईरान, इजराइल और ईरान, अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया की बन गई। क्योंकि उसी हॉर्मुज़ के रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई 20% दुनिया की जो खपत करती है पूरी, और उस रास्ते पर कंट्रोल ईरान का। ईरान ने इस एक रास्ते को बंद कर जाने अनजाने पूरी दुनिया को इस जंग की आग में झोंक दिया। तेल में आग लग गई, तेल की कीमतें बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ गई, खुद अमेरिका परेशान। और इस सीज फायर के दौरान भी ये उम्मीद थी कि शायद ये हॉर्मुज़ खुल जाएगा रास्ता। ईरान ने खोला भी, फिर बंद कर दिया। वजह यह कि अमेरिका ने एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ इसी हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द उसने अपने अमेरिकी नौसैनिकों का जो पूरा बेड़ा है उसकी नाकेबंदी कर दी, मतलब हॉर्मुज़ के रास्ते को घेरना शुरू कर दिया। और ऐसे में तभी ईरान का एक बयान आया, वो ये कि अगर किसी ने भी हॉर्मुज़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। और उसने हॉर्मुज़ की हिफाजत के लिए हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द चारों तरफ सी माइंस बिछा रखे। सी माइंस बोले तो समुद्री बारूदी सुरंग, बारूदी सुरंग। अमूमन माइंस हम सभी सुनते हैं कई बार। माइंस का इस्तेमाल पहाड़ों में बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है, ब्लास्ट करके। उसके बाद अपने देश में माइंस की बात करें तो बहुत सारे नक्सलियों ने माइंस का इस्तेमाल किया। नक्सलियों के इलाकों में ज़मीन के अंदर बारूद बिछाते, पता चले नहीं, आपके जैसे ही कदम पड़े आप उड़ जाएं। तो माइंस वो है जो ज़मीन के नीचे हो, लेकिन माइंस को समंदर के नीचे भी रखा जा सकता है, और यही काम ईरान ने किया। अब ईरान ने समुद्री माइंस तो बिछा दी, लेकिन फिर एक रिपोर्ट आई, और ख़ुद अमेरिका की तरफ से, कि ईरान भूल गया कि उसने ये माइंस कहाँ कहाँ बिछा रखे। अब भूल गया, उस इलाके से बड़े बड़े जहाज़ के टैंकर गुजर रहे हैं, माइंस टकराया, फट गया तो क्या होगा। 33 किलोमीटर चौड़ा और 2-2 किलोमीटर, 2-2 मील बल्कि पतले नाले जैसा पूरा हॉर्मुज़ का रास्ता है। आम दिनों में जब शांति होती तब भी हॉर्मुज़ के करीब जब तेल के बड़े बड़े जहाज़ आते हैं तो वैसे ही वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जैसे सड़क पर आप देखते होंगे कोई बहुत बिजी रूट हो किसी इलाके का, चौराहे का, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जाम। तो समंदर में तो खुला समंदर है, लेकिन इस हॉर्मुज़ के पास आकर समंदर के में भी इन जहाज़ों के कतार और लाइन लग जाते हैं, ट्रैफिक स्लो हो जाता है। वजह ये कि संकरा सा रास्ता है, जहाज़ बड़े बड़े हैं, तो उनको उसी हिसाब से गुजरना पड़ता है। और इसी एक चीज़ ने ईरान को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जहाज़, एक तो बड़े जहाज़ जो तेल के टैंकर लेकर चलते हैं उनकी रफ्तार वैसे ही स्लो होती है, और ये संकरा सा रास्ता तो और भी स्लो। तो ऐसे में ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाना बड़ा आसान काम होता है, और ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए यही किया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सेना के अड्डे बनाए,
बदले में ईरान ने कहा कि ठीक है, उसी मिडिल ईस्ट के देशों के तेल और गैस को हम दुनिया के देशों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। रास्ता एक हॉर्मुज, और उसी हॉर्मुज पर कंट्रोल कर रखा है ईरान ने। हॉर्मुज की कहानी तो आपको बहुत सुनाई। ये समुद्री या बारूदी सुरंग क्या है, सी माइंस क्या है, कैसे बिछाया इसको ईरान ने। तो ये जो बारूदी सुरंग होता है, इसको समंदर के नीचे बिछाने का या बिछाने के कई तरीके हैं। इसको आप जो नौसेना के जंगी बेड़े होते हैं, जहाज़, युद्धपोत जिसे कहते हैं, आप उसके ज़रिए बिछा सकते हैं। इसको आप पनडुब्बी के ज़रिए बिछा सकते हैं। इसको आप तेज़ स्पीड बोट जो होता है, स्पीड बोट, उसके ज़रिए बिछा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप बारूदी सुरंग को समंदर में रख सकते हैं, उतार सकते हैं, प्लेन से उतार सकते हैं। तो है बड़ा आसान। लेकिन एक चीज़ याद रखें, समंदर की लहरें बड़ी तेज़ होती हैं, पानी का बहाव तेज़ होता है। कई बार ये बारूदी सुरंग उसी बहाव में अपनी तय जगह से आगे निकल जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो ऐसी जगह आगे निकल गया तो सेफ पैसेज है। अब वहाँ अगर कोई जहाज़ गुजर रहा हो, टकरा गया, तो क्या होगा, अंदाज़ा लगाइए। इसीलिए इसे ढूंढना भी मुश्किल है। कहते हैं कि सी माइंस यानी कि बारूदी सुरंग समंदर के अंदर बिछाना सबसे आसान काम है, और निकालना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अब ईरान ने कहा हमने बिछा तो दिया, लेकिन हम भूल गए कहाँ कहाँ बिछाया। कुछ तो है जिसे निकाल सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान ने 3 तरह के सी माइंस यानी बारूदी सुरंग हॉर्मुज के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच के तौर पर बिछा रखा। इनमें से एक है मूड माइन, जो महाम सीरीज ईरान का है, पहला नाम है इसका। दूसरा है सदाफ माइन, और तीसरा है इन्फ्लुएंस माइन। ये 3 तरह के माइन है जो हॉर्मुज के इर्द गिर्द बिछाए गए, और उन तीनों की खासियत है, ये तीनों अपने एक से खतरनाक माइन है, एक से खतरनाक बारूद है, बारूद का ढेर है। जो मूड माइन है, जो महाम सीरीज ईरान के पास है, उसकी खासियत ये है कि इसको किसी स्पीड बोट या युद्धपोत, इनके ज़रिए समंदर की गहराई तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले समंदर की गहराई में एक बड़ा सा लोहे का चेन या फिर रस्सी, उसको ले जाकर नीचे किसी समंदर के तल में कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है जिसके अंदर उसको अटकाया जा सके। तो लोहे का चेन या रस्सी समंदर के तल से बांध देते हैं, और उसके बाद उसी रस्सी या चेन से ये सी माइन को बांधते हैं। सिरा बड़ा होता है, और उसके बाद बांधने के बाद वो वहाँ उसे छोड़ देते हैं। अब ये बारूदी सुरंग पानी में तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि उसका एक सिरा रस्सी या लोहे के चेन से बंधा हुआ है समंदर के तल से। अब बड़े बड़े जो जहाज़ गुजरते हैं उनकी गहराई भी होती है, लेकिन यहाँ फ़ायदा ये उठाता, समंदर की गहराई तो इतनी है कि कहते हैं कि कोई नाप ही नहीं सकता। तो उन जगहों पे इसको लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे भौगोलिक स्थिति और इस समंदर की खासियत ये है कि हॉर्मुज के इर्द गिर्द पानी की गहराई कम है, और नीचे पहाड़ और वो सारी चीज़ें हैं, पत्थर वत्थर, उथला है ये पूरा, और पानी की गहराई कम। अब जहाँ पानी की गहराई कम हो, वहाँ अगर आपने नीचे एकदम समंदर के तल में जाकर बारूद को चेन से बांध दिया, और बड़े बड़े जो तेल के टैंकर होते हैं, विशाल जहाज़ होते हैं, उनकी गहराई पानी के अंदर उतनी ही है जितनी आप ऊपर भी दिखाई देते, बल्कि उससे ज़्यादा गहरा, तो ऐसे में उनके उस सी माइन से टकराने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो पहला है यही मूड माइन यानी कि महाम सीरीज, जिसको रस्सी या चेन से बांध कर समंदर के अंदर छोड़ दिया जाता है, और वो तैरता रहता है, और जैसे ही कोई बड़ा जहाज़ उसके संपर्क में आता है, यानी वो टकराता है, ब्लास्ट हो जाता है, जहाज़ तबाह। ये पहला तरीका है जो ईरान ने बिछा रखा हॉर्मुज के इर्द गिर्द। दूसरा है सदाफ माइन। सदाफ माइन एक तरह का मैग्नेट बारूदी सुरंग है। इसको गोताखोरों के ज़रिए, पनडुब्बियों के ज़रिए समंदर के अंदर नीचे छोड़ा जाता है, और फिर ये जहाज़, चूँकि उसमें लोहा आयरन सब होता है, तो मैग्नेट का काम करता है और जाकर चिपक जाता है। अब इसमें एक टाइमर भी होता है, चिपका पता चला, इसके बाद टाइमर के ज़रिए टाइम उसमें फिक्स है, जहाज़ में ब्लास्ट। तीसरा है सबसे खतरनाक, इन्फ्लुएंस माइन।
इन्फ्लुएंस माइंड की खासियत ये है कि ऐसा बारूदी सुरंग है जिसे न बांधने की ज़रूरत है न उसको मैग्नेट की ज़रूरत है। ये सिर्फ पानी के दबाव, एक नॉर्मल पानी अभी है और अचानक एक लाखों टन वजनी जहाज आ गया तो पानी का दबाव अपने आप बदलेगा। जहाज की आवाज़, जो बड़े बड़े टैंकर हैं उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जैसे फ्लाइट में आप बैठते हैं तो देखते हैं तो उसकी आवाज़, तो जैसे ही कोई करीब से गुजरे जहाज़ तो पानी का दबाव और उस जहाज़ की आवाज़ को ये सेंस कर लेता है, मतलब महसूस कर लेता है, और बस उसी पानी के दबाव और उसी जहाज़ के आवाज़ के ज़रिए इसमें धमाका हो जाता है। पर यह तभी होता है जब कोई बड़ा जहाज़ इसके बेहद करीब हो, तभी तो वो सेंस करेगा। तो ये तीसरी तरह की बारूदी सुरंग है। ईरान ने ये 3 तरह के बारूदी सुरंग या सी माइंस हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द चारों तरफ बिछा रखे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो आपने समंदर में डाले, पानी की रफ्तार है, बहाव है, पानी की लहरें इधर उधर जा रही हैं, तो भी तैरते हुए बारूदी सुरंग अपना रास्ता बदल लेते हैं, जहाँ डाला वहाँ पता नहीं, वहाँ से निकल लिए। अब यहाँ मुश्किल ये है कि ईरान ने जहाँ जहाँ डाला या इस बॉम्ब को रखा, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो करते हैं। अब कई बार वो इसी जंग में वो लोकेशन पर पलट गया, जिससे उनको खुद मैसेज नहीं मिल रहा वो कहाँ पर है, अब वो परेशान है। कुछ जगहों पर रखकर शायद भूल गए। इधर जंग में कई लोगों की मौत हुई, जिन लोग शामिल थे उनकी भी मौत हो गई, पता नहीं। अब ईरान की दिक्कत ये है कि अगर शांति भी हो जाए, युद्ध विराम भी हो जाए, जंग खत्म भी हो जाए, तो फिर ये कैसे ढूंढे, और इसको ढूंढना आसान भी नहीं और बेहद खर्चीला भी है। और अमेरिका तक ये खबर पहुंची कि ईरान भूल गया, अब अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने उस हॉर्मुज़ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, नाकेबंदी कर रखी है। अमेरिकी युद्धपोत लगातार हैं वहाँ पर, जो मिडिल ईस्ट के देशों में थे, लेकिन मुश्किल है। और ट्रम्प बार बार कह रहे हैं अगर कुछ नहीं हुआ हम हॉर्मुज़ पे कब्जा कर लेंगे, और ईरान हॉर्मुज़ को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि क्यों छोड़े, वो उसकी अपनी जगह है। तब ईरानी नौसेना के लिए दिक्कत ये है कि वो अगर आगे बढ़े हॉर्मुज़ पर कब्जा करने के लिए, तो बाकी तो सब ईरानी फोर्स, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, उनकी नौसेना, उनकी एयरफोर्स अलग है। जो समंदर के अंदर गुमनाम जगहों पर पड़े हुए हैं सारे बारूदी सुरंग, उनका क्या करें। और इसीलिए अमेरिका परेशान है, और इसीलिए वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, इसी डर की वजह से। अब बारूदी माइंस बिछा दिए गए। खुद अमेरिका अब ये कह रहा है कि इन माइंस को हटाने में हमें वक्त लगेगा। अगर ढूंढ लिया और हालात कंट्रोल में हुए और खुद अमेरिका हॉर्मुज़ तक पहुंच भी गया, तो कहते हैं कि एक सी माइंस को पता करके, अगर आपने पता कर लिया कि एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है समंदर के अंदर, तो उसे हटाने में करीब 5 घंटे लगते हैं। ईरान के पास इस वक्त जो रिपोर्ट है वो है कि 5 से 6,000, 5 to 6,000 के बीच में सी माइंस हैं, बारूदी सुरंग 5 से 6,000। और एक रिपोर्ट ये भी है कि जब ये जंग चल रही थी और हॉर्मुज़ पर ट्रंप ने धमकी दी कि हम कब्जा करेंगे, तो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द बारूदी सुरंग का एक जाल बिछा दिया, ताकि कोई भी दुश्मन आए, ब्लास्ट हो और वो जहाज़ उनका बर्बाद। तो कहते हैं कि जो 5 से 6,000 के करीब सी माइंस हैं, उनमें से 50% के आसपास ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के इर्द गिर्द डाल रखा है समंदर के अंदर। अब अगर एक सी माइंस को हटाने में कम से कम 5 घंटे लगे, और मान लीजिए 6,000 माइंस है और 3,000 बचा, मतलब रख दिया है ईरान ने, तो अगर हिसाब जोड़िए 5 घंटे के हिसाब से और 3,000 सी माइंस यानी बारूदी सुरंग को, तो करीब करीब 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। और अगर एक साथ 20-20 टीमें पूरा कंट्रोल में हो एरिया, तब भी लगा दे तो 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा। और उसके अलावा जोखिम बहुत है, खर्चा बहुत है, क्योंकि इसको पता लगाने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो मशीनें ज़मीन से लेकर आसमान तक नुकसान ना हो, तो फिर रोबोट, ड्रोन, चॉपर, हेलीकॉप्टर और बाकी के जहाज़, पनडुब्बियाँ जो दूर से पता लगाए और फिर
इनको बर्बाद करने का तरीका एक ही होता है, इनको बाहर वापस नहीं ला सकते आप। इनको जैसे ही इनका लोकेशन पता चले उसको लॉक कीजिए और फिर उसको ब्लास्ट कर दीजिए बम से। तो एक बम दूसरे बम को मारता है और उससे बर्बाद होता है। तो मुश्किल ये है कि लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, ये मुश्किल है पता करना। सी माइंस को ढूंढने के लिए और नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अपने कई जहाज़, कई रोबोट बोट, इन सब का इस्तेमाल करने का फैसला कर रखा है। लेकिन वो तभी आगे बढ़ेगा जब पहले सेफ्टी सुनिश्चित हो और ये पता चले कि ये माइंस कहाँ कहाँ पर है। अब सवाल ये है कि ईरान कैसे भूला, तो इस पर भी एक रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट ये है कि ईरान भूला नहीं है। वो जब तक ये समझौते की पूरी बातचीत नहीं होगी अपने पत्ते नहीं खोलेगा, और इसलिए वो गुमराह भी कर सकता है कि हम भूल गए, लेकिन उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता है। अब ये कल के बाद पता चलेगा कि हॉर्मुज़ खुल भी गया तो बड़े बड़े जहाज़, अगर ये पता चले कि बारूदी सुरंग है समंदर के नीचे और लोकेशन पता ही नहीं है, तो कौन जान जोखिम में और इतना बड़ा माल जोखिम में डालकर वहाँ से गुजरेगा। दुनिया का सुपर पावर है अमेरिका, तमगा है उसके पास, और पूरी दुनिया यही कह रही थी कि पिछले 1 महीने से ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज़ पर कब्जा कर लेंगे, जैसे वेनेजुएला से लेके हर चीज़। फिर वो क्यूबा के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हर कोई यही पूछ रहा है कि ईरान छोड़ो, एक 32-33 मील चौड़ा समंदर, 2-3 मील पतला, और इतनी बड़ी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना अमेरिका के पास, तो एक छोटे से द्वीप ये जो है हॉर्मुज़, इस पर अमेरिका कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको जीत क्यों नहीं पा रहा है? तो असल में इसकी एक और वजह है, सिर्फ बारूदी सुरंग नहीं है। यहाँ की जो पूरी भौगोलिक स्थिति है, जो बनावट है इस इलाके का, वो भी ईरान के फेवर में चला जाता है। असल में ये पूरा इलाका ऐसा है कि एक तो पतला है और आसपास में इसके ईरान के कई और आइलैंड हैं, द्वीप हैं, और वो द्वीप ऐसे हैं जो थोड़े से टीले टीले ऊपर हैं। आराम से ईरान के सेना वहाँ पे वो बैठी रहती है सब, और जैसे ही दुश्मन दूर से दिखाई देता है वो तो उन्हें देख लेते हैं, दुश्मन उनको देख नहीं पाता और फिर इधर से वो हमला शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इसी द्वीप के पास, यानी इसी हॉर्मुज़ के पास, ईरान के एक सबसे बड़े शहर में से एक बंदर अब्बास शहर है और बंदरगाह भी है, और वो हॉर्मुज़ से कुछ ही दूरी पर है। अगर हॉर्मुज़ पर कुछ भी होता है तो वहाँ से फ़ौरन ईरानी फोर्स, ईरानी सैनिक इस पूरे रास्ते को कुछ मिनट में ही बंद कर सकते हैं, जैसे पूरे ट्रैफिक को रोक सकते हैं। तो इसका एडवांटेज भी है। और इसी हॉर्मुज़ की इसी खासियत को देखते हुए, ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत सारे देशों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कहते हैं कि अराउंड 500 ईयर्स बिफोर, 500 साल पहले पुर्तगाल ने इस पर हमला किया था और पुर्तगाल ने हॉर्मुज़ पर कब्जा भी कर लिया। उसके बाद तब ईरान नहीं बल्कि पर्शियन हुआ करता था, फारस की खाड़ी, फारस का देश। फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ और ईरान ने, तब ईरान बन चुका, इन दोनों ने मिलकर पुर्तगाल को वहाँ से भगाया और अब ईरान का कब्ज़ा हो गया। फिर ईरान के साथ ही रहा ये हॉर्मुज़। लेकिन 1950 के आसपास जब वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने ईरानी ऑयल, ईरानी तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज, तो ब्रिटेन और अमेरिका बड़ा नाराज़ हुआ, गुस्से में आ गया, क्योंकि तब तक उन्हें बड़ा फ्री में सस्ता तेल मिलता था। राष्ट्रीयकरण कर दिया तो बड़ी सारी मुश्किलें आ गई। तब उन्होंने कहा इस सरकार की सत्ता उखाड़ फेंको। तो ब्रिटेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर 1950 में तख्ता पलट करवा दिया ईरान का, और इसके बाद वहाँ नई सरकार आई। फिर पहलवी शाह, जो अमेरिका के पिट्ठू सरकार हुआ करती थी, वो सब आए। फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति हुआ, उसके बाद वहाँ पर नई सरकार आई, फिर नया शरीयत, नई सारी चीज़ें, नए कानून। फिर जब नई हुकूमत आई तो तब तक ये पूरी तरह से अब हॉर्मुज़ कंट्रोल में था। फिर ईरान इराक वॉर के दौरान भी इराक ने बहुत कोशिश किया हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करने का, लेकिन नहीं कर पाया। उसकी वजह यही है, इसका भौगोलिक पूरा की स्थिति, कि यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। जब अमेरिका ने ये कहा कि हम हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करेंगे, तब खुद नाटो के देश, जो अमेरिका के दोस्त देश थे, जिसमें ब्रिटेन भी है, ब्रिटेन को तजुर्बा है इस बात का, हॉर्मुज़ का, उसने कहा इससे कुछ नहीं होगा, हॉर्मुज़ पर कंट्रोल इतना आसान नहीं है। और वही हुआ। जो जंग ईरान के साथ शुरू हुई थी
न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, यूरेनियम को लेकर आज हार्मुज पर आकर केंद्रित है। पूरी दुनिया की बस एक ही है कि हार्मुज खुल जाए तो ये तेल गैस की जो किल्लत है, महंगाई है, ये सब दूर हो, और नज़र इसीलिए हार्मुज पर है। अभी कुछ दिन पहले जो भारतीय जहाज़ वहाँ से आ रहा था तेल, उस पर भी ईरान ने गोलीबारी कर दी थी। तो अब इस हार्मुज को लेकर दुनिया की निगाहें, और पूरी दुनिया की निगाहें हैं 22 तारीख यानी 22 अप्रैल बुधवार को कल इस्लामाबाद में, जहाँ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है। पहले राउंड की बातचीत तो नाकाम रही, क्योंकि दोनों देश का कहना है कि वो अब ज़बरदस्ती शर्तें थोप रहे हैं, और दोनों देश की एक मजबूरी भी है। ईरान की मजबूरी ये है कि ईरान इस तरह समझौता करना चाहता है कि ताकि ईरानी जनता को ये एहसास दिलाया जा सके कि हम झुके नहीं, हम जीते हैं, हम हारे भी नहीं। और उधर अमेरिका को ये दिखाना है दुनिया कि हम हारे भी नहीं, हम झुके भी नहीं, हमने कोई शर्त भी ऐसी नहीं मानी और हमारा मकसद पूरा हो गया। अब सवाल यह है कि एक टेबल पर दो देश और दोनों जीत के साथ उस टेबल से उठें, ये कैसे मुमकिन है? फिलहाल 3 चीज़ें हैं जो इस बातचीत को किसी अंजाम तक ले जा सकती हैं, जो कल की बातचीत है। पहला, यूरेनियम। अमेरिका की जिद है कि यूरेनियम हमें दे दो, ईरान वाले। इस पे बातचीत बन सकती है कि ईरान अपने किसी दोस्त जिस देश पर भरोसा है उसे कहे ठीक है कुछ % यूरेनियम हम उनकी निगरानी में रख सकते हैं। चीन और रूस हो सकता है, या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसी। दूसरा, हॉर्मुज के इर्द गिर्द अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी है, ईरान का कहना है उसको फ़ौरन हटाओ और रास्ता खाली करो। हो सकता है अमेरिका इसको भी तैयार हो जाए, मान ले। पर तीसरा, घूम फिर कर यही हॉर्मुज, कि हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का ही रहेगा, ये अमेरिका मानेगा? हॉर्मुज से अब टोल या टैक्स ईरान वसूल करेगा, क्या अमेरिका मानेगा? और क्या अमेरिका से ज़्यादा इस वक्त जो गल्फ़ के देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे लेबनान हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, इन सब के तेल गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो क्या ईरान को पूरा इसी तरीके से जैसे पहले था कंट्रोल देकर अमेरिका अपने इन दोस्त देशों को मिडिल ईस्ट के नाराज़ करेगा? तो सारी चीज़ें 3 मुद्दे पर है, लेकिन सबसे अहम वही हॉर्मुज हो जाता है जो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। अगर बातचीत कामयाब हो गई तो मानकर चलिए हॉर्मुज का रास्ता खुलेगा और दुनिया में तेल और गैस की किल्लत ख़त्म होगी, महंगाई नीचे आएगी। और अगर गलती से कल भी समझौता नहीं हुआ तो हॉर्मुज का रास्ता बंद रहेगा और तेल में और आग लगेगी। तो क्या कुछ होता है, अब ये कल पर डिपेंड करेगा कि क्या बातचीत होती है। वैसे उम्मीद तो यही है कि जो भी हो अच्छा हो, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ जंग हमेशा बुरी चीज़ लेकर आती है, तबाही, बर्बादी। इसमें वो लोग मारे जाते हैं जिनका सीधे सीधे कोई लेना देना भी नहीं, और ये ताकत और पावर, सत्ता, इन सब का खेल है। तो दुआ यही है बातचीत हो, शांति हो, अमन हो, जंग रुके और सब लोग अपनी तरीके से ज़िंदगी जिए। इसी दुआ के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।